हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार, सभी का वेलकम इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। कंफर्म करें आपका ऑडियो, आपका वीडियो इट्स ओके। प्लीज कंफर्म योर ऑडियो वीडियो इज एक्सेसिबल टू यू सो दैट वी कैन स्टार्ट द डिस्कशन। कर दीजिए कंफर्म क्विकली। सो मैं वेट कर रहा हूं आपका कंफर्मेशन। तो आज के इस सेशन में हम कंटिन्यू करेंगे इंफॉर्मेशन राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का डिस्कशन। तो लास्ट लेसन में हमने कुछ बेसिक्स किए थे और अभी हम उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो पहले जो लास्ट सेशन में हम कर चुके हैं उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, तो पहले उन क्वेश्चंस को देखते हैं। Which of the following is the criteria for authority to be considered a public authority under Right to Information Act? RTI एक्ट के अंदर पब्लिक अथॉरिटी किसको माना जाएगा, इसके लिए कुछ क्राइटेरिया है। तो इनमें से वो कौन सा क्राइटेरिया है? इस्टेब्लिश्ड बाय सुप्रीम कोर्ट, उसको पब्लिक अथॉरिटी कहेंगे। इस्टेब्लिश्ड बाय एनी लॉ मेड बाय पार्लियामेंट, इस्टेब्लिश्ड बाय एनी लॉ मेड बाय हाई कोर्ट, इस्टेब्लिश्ड बाय नोटिफिकेशन इशूड बाय एनी अथॉरिटी। तो इनमें से कौन सा क्राइटेरिया आपको लगता है जिसके अनुसार हम उसको पब्लिक अथॉरिटी मानेंगे? क्वेश्चन नंबर 1। सो व्हाट विल बी द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1? एक नंबर क्वेश्चन के लिए आंसर क्या रहेगा? Which of the following is the criterion for an authority to be considered a public authority under RTI? So सभी कोशिश करेंगे। All of you should try. Yes, so answer here will be B. So कोई भी अथॉरिटी जिसको पार्लियामेंट ने एक्ट बनाया हो उसके मुताबिक इस्टेब्लिश किया गया हो। What is included in definition of record under RTI? जब हम रिकॉर्ड को डिफाइन करते हैं RTI में, तो इनमें से किसको इंक्लूड किया जाएगा? एनी डॉक्यूमेंट, मैन्युस्क्रिप्ट एंड फाइल, एनी हैंड रिटन नोट, एनी फोटोग्राफ, एनी मटेरियल प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो रिकॉर्ड हम किसको कहेंगे? So what will be known as record? Document, manuscript, file, handwritten note, photograph, any material produced by an electronic device. तो रिकॉर्ड हम किसको कहेंगे? सो एक है रिकॉर्ड, एक है इंफॉर्मेशन। तो यस, इट इज आंसर डी, एनी मटेरियल प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इनफैक्ट अगर हम रिकॉर्ड की बात करते हैं तो ये प्राइमरली सारे के सारे ही आ जाएंगे। सो ऑल दिस विल बी कवर्ड बाय दैट। सो आंसर शुड बी ऑल। A, B, C, D, E, ये सारे के सारे ही आंसर आ जाएंगे। तो यहाँ पे आंसर डी नहीं, आंसर हमारा ऑल आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट राइट ग्रांटेड बाय राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट? इनमें से कौन सा वो राइट है जिसको RTI एक्ट ग्रांट नहीं करता है? तो इससे पहले मैं इस क्वेश्चन के आंसर को ज़रा करेक्ट मार्क कर दूं, तो यहाँ पे आंसर हमारा आना चाहिए ऑल। So which of the following is not a right granted by RTI? Inspection of work, document and records, taking notes, extracts, certified copy of documents or records, taking certified samples of material, seizing and confiscating documents.
तो इनमें कौन सा राइट अवेलेबल नहीं है आरटीआई एक्ट में हमें? क्वेश्चन नंबर 3, विच राइट इज नॉट अवेलेबल? कौन सा राइट अवेलेबल नहीं है? Which right is not available? तो यस, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए सीज करना या कॉन्फिस्केट करना डॉक्यूमेंट्स को, ये राइट अवेलेबल नहीं है। तो बाकी तीनों राइट्स अवेलेबल हैं। तो आंसर डी इज द राइट आंसर। व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पीआईओ अंडर आरटीआई? आरटीआई में पीआईओ का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? डेजिग्नेट ऑफिसर्स एट ईच सब डिस्ट्रिक्ट लेवल, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू पर्सन रिक्वेस्टिंग फॉर इंफॉर्मेशन, अप्रूव और रिजेक्ट एप्लीकेशंस फॉर इंफॉर्मेशन, फाइल अपील अंडर द एक्ट। तो पीआईओ का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है आरटीआई में? कौन सा ऑप्शन हमें लगता है वो एप्रोप्रिएट है क्वेश्चन नंबर 4 के लिए? Question number 4. So which appears to be more appropriate answer? Read all options carefully and then answer. Yes, it is to provide information to persons requesting for the information. So answer B is the right answer. What is the responsibility of Assistant Public Information Officer under RTI? Receive applications for information or appeals under the Act, approve or reject applications for information, designate officers at the district level, or provide information to persons requesting for the information. Question number 5. Assistant PIO, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगा आरटीआई में? क्वेश्चन नंबर 5। सो कोशिश करें सभी स्टूडेंट्स आंसर देने की। सो क्वेश्चन नंबर 5 के लिए हमारा आंसर रहेगा ए, वो एप्लीकेशंस को रिसीव करता है इंफॉर्मेशन के लिए और अपील के लिए भी। तो आंसर ए इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5। 6 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन अंडर आरटीआई? आरटीआई में इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करने का मेथड इनमें से कौन सा है? टेकिंग फोटोग्राफ्स ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, conducting interviews with government officials, obtaining information through social media platform, obtaining information in the form of electronic media or printouts. So इनमें से कौन सा मेथड है टू obtain information? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या बनता है? क्वेश्चन नंबर 6। सो आंसर 6 के लिए बनता है यस, इट इज डी। तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट का आरटीआई में, प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करने का प्रोसीजर। प्रोसीजर टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन। A person shall make a request specifying particulars of information sought in writing or through electronic means in English, Hindi or official language of the area in which application is being made, along with prescribed fee
टू द कंसर्न्ड सेंट्रल और स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि प्रोसीजर क्या रहेगा। सो जिस पर्सन ने जो इंफॉर्मेशन लेनी है वो रिक्वेस्ट करेगा और ये रिक्वेस्ट इन राइटिंग होगी और ये रिक्वेस्ट इलेक्ट्रॉनिक मींस के थ्रू भी हो सकती है। ये रिक्वेस्ट या तो इंग्लिश में होगी या हिंदी में होगी या जो उस एरिया का ऑफिशियल लैंग्वेज है उसमें भी हो सकती है। और इसमें इंफॉर्मेशन क्या मांगी गई है उसका पर्टिकुलर्स दिया जाएगा। इस एप्लीकेशन के साथ साथ प्रेस्क्राइब्ड फी पे किया जाएगा और एप्लीकेशन हैंड ओवर किया जाएगा सेंट्रल या स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को और इट कैन बी गिवन टू असिस्टेंट पीआईओ एज वेल। सो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हो गए। पहला, रिक्वेस्ट मस्ट बी इन राइटिंग। राइटिंग इंक्लूड्स इलेक्ट्रॉनिक मीन्स ऑल्सो। सेकेंड, रिक्वेस्ट के लिए लैंग्वेज वन आउट ऑफ दीज थ्री, इंग्लिश, हिंदी और वर्नैकुलर, जो वहाँ का एरिया का ऑफिशियल लैंग्वेज है, प्लस फी। और एप्लीकेशन में डिटेल्स ऑफ द इंफॉर्मेशन सॉर्ट और एप्लीकेशन हैंडओवर किया जाएगा सेंट्रल या स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को या असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को। No reason or any other personal details are required to be given for making request for the information. इंफॉर्मेशन हमें क्यों चाहिए इसके लिए कोई रीजन देने की जरूरत भी नहीं है और ना ही कोई पर्सनल डिटेल्स देने की जरूरत है। सो रीजंस आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी गिवन, तो ये बताना नहीं पड़ेगा हमें इंफॉर्मेशन क्यों चाहिए। और ना ही कोई और डिटेल्स प्रोवाइड करनी है while making request for the information। और ये क्वेश्चंस काफ़ी बार पूछा गया है कि उसमें क्या रीजंस देंगे, तो रीजन देने की ज़रूरत नहीं है। अब इस एप्लीकेशन को डिस्पोज करने के रूल्स क्या हैं, नॉर्म्स फॉर डिस्पोजल ऑफ दिस एप्लीकेशन। norms for disposal of this application। सो सबसे पहले हम टाइम लिमिट को नोट करते हैं। दो तरह के टाइम लिमिट हैं। तो PIO शैल प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन और रिजेक्ट द रिक्वेस्ट, या तो वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे PIO या वो रिजेक्ट करेंगे, मींस अपने लेवल के ऊपर वो पेंडिंग नहीं रख पाएंगे। और इसके लिए मैक्सिमम टाइम पीरियड है 30 डेज का। और 30 डेज कब से हैं? फ्रॉम द डेट व्हेन इट वाज रिसीव्ड। तो एक हो गया ये जनरल पार्ट 30 डेज का टाइम लिमिट। दूसरा टाइम लिमिट एक दूसरी सिचुएशन के लिए है। अगर ये इंफॉर्मेशन किसी पर्सन की लाइफ या लिबर्टी के साथ रिलेटेड हो, इफ इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू लाइफ और लिबर्टी ऑफ ए पर्सन, तो देन टाइम लिमिट है 48 आवर्स का। जैसा क्वेश्चन पूछा जाए आंसर वैसे ही देना है। सो कुछ नहीं बताया गया तो 30 डेज का आंसर देना है। और अगर लाइफ एंड लिबर्टी इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाए तो 48 आवर्स का आंसर देना। बहुत बार ये दोनों क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो अगर
इस टाइम लिमिट के अंदर ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की जाती तो ये मान लिया जाएगा कि इंफॉर्मेशन को रिफ्यूज कर दिया गया है। सो फेलियर टू डिसाइड विद इन स्पेसिफाइड पीरियड इज ट्रीटेड एज अ रिफ्यूजल। इंफॉर्मेशन दी नहीं गई तो ये मान लिया जाएगा। और उसके बाद फिर इसका अपील का सिलसिला शुरू हो जाता है अगर इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती। नो एडिशनल फी फॉर प्रिंटेड और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। सो प्रेस्क्राइब्ड फी तो है ₹10, वो तो एप्लीकेशन का फ़ी है। अगर हमें कुछ प्रिंटेड चाहिए या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में इंफॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए एडिशनल फ़ी पे करनी है। सो वेयर इंफॉर्मेशन इज गिवन इन प्रिंटेड और एनी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट, फर्दर फी विल बी चार्ज एट द फॉलोइंग रेट्स। तो और फीस में कितनी चार्ज की जाएगी, तो ये क्वेश्चन भी डिटेल में पूछे जा चुके हैं। ₹2 फॉर ईच पेज इन A4 और A3 साइज पेपर क्रिएटेड और कॉपीड। सो अगर वो इंफॉर्मेशन A4 साइज में दी जाती है या A3 साइज पेपर में दी जाती है तो हर पेज के लिए ₹2 पे करने होंगे। एक्चुअल चार्जेस और कॉस्ट प्राइस ऑफ कॉपी इन अ लार्ज साइज पेपर, अगर वो A4 A3 पेपर नहीं है, इससे लार्ज साइज का है, तो जो एक्चुअल चार्ज होंगे, एक्चुअल कॉस्ट प्राइस होगी कॉपी होने की, तो वो चार्जेस पे करने होंगे। तो A4 A3 साइज के लिए फिक्स्ड अमाउंट है, बियॉन्ड दैट द एक्चुअल चार्ज और एक्चुअल कॉस्ट वो पे करनी होगी। अगर सैंपल्स और मॉडल्स लिए जाते हैं तो उस केस में भी एक्चुअल प्राइस और एक्चुअल कॉस्ट पे करनी होगी सैंपल्स और मॉडल्स के लिए। अगर इंस्पेक्शन करना है रिकॉर्ड्स का तो इन केस ऑफ इंस्पेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स फॉर फर्स्ट आवर नो फी विल बी चार्ज। पहले 1 घंटे में कोई इंफॉर्मेशन, कोई फीस चार्ज नहीं होगी। लेकिन आफ्टर 1 आवर ₹5 फॉर ईच 15 मिनट्स और फ्रैक्शन देयर ऑफ, हर 15 मिनट के लिए ₹5 का फी पे करना होगा। तो दिस मीन पर आवर ये बन जाएंगे ₹20, लेकिन यहाँ पे पर 15 मिनट्स के अकॉर्डिंगली रेट को यूज किया जाएगा। तो आई एम श्योर यहाँ तक हर चीज हमने अच्छे से अंडरस्टैंड कर ली होगी और हर चीज को हमने ठीक से नोट कर लिया होगा। अगर ऐसा है तो जरा स्माइल करके दिखा देंगे सभी स्टूडेंट्स। तो स्माइलिंग आइकन को पोस्ट कर दें, जो आपके कंफर्मेशन का संकेत होगा, सिग्नल होगा दैट यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग प्रॉपरली और हर चीज़ आपने अच्छे से नोट कर ली। सभी स्टूडेंट्स ऐसा कर देंगे, सो डू इट क्विकली। सो कर दीजिए, और जिनका लाइक डिसलाइक बचा वो लाइक डिसलाइक को भी कंप्लीट कर देंगे। सो कर दीजिए लाइक डिसलाइक को कंप्लीट। जिन जिन स्टूडेंट्स का लाइक डिसलाइक बचा वो फटाफट लाइक डिसलाइक को भी पूरा कर देंगे। अभी थोड़े स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने स्माइलिंग आइकन को पोस्ट किया है, मेरा रिक्वेस्ट रहेगा
सभी स्माइलिंग आइकन को पोस्ट कर देंगे अगर उन्होंने हर चीज को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया है। और साथ में लाइक डिसलाइक के प्रोसेस को भी पूरा कर दीजिए। कर देंगे पूरा, मैं वेट कर रहा हूं सभी के लिए। I'm waiting for all of you. Do it quickly. अब हम बात करेंगे अगर एप्लीकेशन रिजेक्ट होता है तो क्या करना होगा। रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन। इफ एप्लीकेशन रिजेक्टेड बाय पीआईओ, तो देन पीआईओ को रीजंस इन्फॉर्म करने पड़ेंगे कि उसको क्यों रिजेक्ट किया गया। इफ एप्लीकेशन रिजेक्टेड बाय पीआईओ, reasons for rejections will be informed। और साथ में यह भी बताना होगा कि अगर अपील करनी है तो किसको करनी है और कितने पीरियड में करनी है। तो एपेलेट अथॉरिटी का डिटेल भी दिया जाएगा, किसके पास अपील होगी और कितने पीरियड में अपील करनी है। यानी यहाँ पे 3 चीजें बताई जाएंगी रिजेक्शन ऑफ रिक्वेस्ट में। 1, reasons for rejection, another, time limit, and third, the authority where this appeal is to be made। Sorry friends। Now payment of fees। तो फीस को कैसे पे करना है। ऑलरेडी हमने नोट किया है 10 रुपये का फीस है और 10 रुपये की फीस के पे करने के लिए मीडियम क्या क्या है। एक मीडियम है पेमेंट इन कैश अगेंस्ट रिसीट। तो कैश में पेमेंट कर दिया जाएगा। सेकंड, इट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ डिमांड ड्राफ्ट, or it may be banker's check, or it may be Indian postal order। तो इस फीस का जो पेमेंट है 10 रुपीज का, ये डिफरेंट मोड्स हैं जिसमें ये पेमेंट किया जा सकता है। सो इधर कैश पेमेंट एट द काउंटर, और डीडी और बैंकर्स चेक और इंडियन पोस्टल ऑर्डर। अगर पीआईओ के पास एप्लीकेशन आती है तो किन सर्कमस्टांसेस में वो इस एप्लीकेशन को ट्रांसफर कर सकते हैं फर्दर। ट्रांसफर ऑफ रिक्वेस्ट। इसके प्रोविजंस क्या हैं। इफ एप्लीकेशन received by PIO seeks information which is held by another public authority, जो इंफॉर्मेशन उस पब्लिक अथॉरिटी के पास नहीं है, किसी और पब्लिक अथॉरिटी के पास है, या सब्जेक्ट मैटर ऐसा है विच इज क्लोजली कनेक्टेड विद फंक्शंस ऑफ सम अदर पब्लिक अथॉरिटी, तो उस केस के अंदर इस एप्लीकेशन को विद इन 5 days ट्रांसफर कर दिया जाएगा टू नेक्स्ट पब्लिक अथॉरिटी। और एप्लीकेंट को अकॉर्डिंगली इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि ये इंफॉर्मेशन आपको हमारे यहाँ से नहीं उस पब्लिक अथॉरिटी से मिलेगी जिसको हमने ये एप्लीकेशन को फॉरवर्ड कर दिया है। तो ये टाइम लिमिट इंपॉर्टेंट है, 5 days के बीच में ये डिस्पोजल करना होगा। और ये 5 days का पीरियड एक्सक्लूड हो जाएगा इन काउंटिंग ऑफ 30 days टाइम लिमिट। 30 days की टाइम लिमिट में ये 5 days एक्सक्लूड हो जाएंगे। नौ, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है जो मना की जा सकती है।
सो इंफॉर्मेशन एग्जेम्प्ट फ्रॉम डिस्क्लोजर, ऐसी कई सारी इंफॉर्मेशन है जो पब्लिक अथॉरिटी रिफ्यूज कर सकती है कि ये इंफॉर्मेशन आप आपको प्रोवाइड नहीं कर सकते, बिकॉज आरटीआई एक्ट इसको अलाउ नहीं करता है। डिस्क्लोजर एक्सप्रेसली फॉरबिडन बाय लॉ और मे कॉन्स्टिट्यूट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ऐसी जानकारी जो किसी ना किसी लॉ ने मना की हुई है, या अगर वो इंफॉर्मेशन दी जाती है तो फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बन जाता है, तो वो इंफॉर्मेशन नहीं दिया जाएगा। Then disclosure would cause breach of privilege of parliament or of the state legislature. Disclosure would cause a breach of privilege or parliament or of the state legislature. तो पार्लियामेंट में, स्टेट लेजिस्लेचर में प्रिविलेजेस अवेलेबल होती हैं, उसका अगर उल्लंघन किया जाए तो वो इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड नहीं होगी। तो इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू कमर्शियल कॉन्फिडेंस, ट्रेड सीक्रेट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, तो अगर वो इंफॉर्मेशन रिलेट करती है कमर्शियल कॉन्फिडेंस को या ट्रेड सीक्रेट को या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को, तो दैट इंफॉर्मेशन कैन ऑल्सो बी रिफ्यूज्ड टू बी प्रोवाइडेड। इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू ए पर्सन इन हिज फिड्यूशरी रिलेशनशिप, कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो किसी पर्सन को अवेलेबल है उसकी जो ट्रस्टशिप रिलेशनशिप में ही अवेलेबल है, अदरवाइज अवेलेबल नहीं है। सो फिड्यूशरी होता है ट्रस्टशिप रिलेशनशिप। सो इंफॉर्मेशन विच इज अवेलेबल ओनली टू दैट पर्सन इन, सो ये इंफॉर्मेशन किसी दूसरे पर्सन को नहीं मिल सकती। इंफॉर्मेशन रिसीव्ड इन कॉन्फिडेंस फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट, अगर फॉरेन गवर्नमेंट से कोई इंफॉर्मेशन मिली है और वो भी इन कॉन्फिडेंस है, सीक्रेट इंफॉर्मेशन है, तो वो भी नहीं दी जाएगी। डिस्क्लोजर वुड एंडेंजर लाइफ और फिजिकल सेफ्टी ऑफ एनी पर्सन, तो अगर वो इंफॉर्मेशन दे दी गई तो वो किसी पर्सन की लाइफ को या उसकी फिजिकल सेफ्टी को खतरे में डाल देगी, तो वो इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड नहीं की जाएगी। Information will impede process of investigation or apprehension or prosecution of offenders, ऐसी इंफॉर्मेशन जो रोक देगी, impede कर दे, impede होता है रोक देना, सो impede द प्रोसेस, इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस को जो रोक सके, एप्रीहेंशन और प्रोसिक्यूशन ऑफ ऑफेंडर्स, इस प्रोसेस को जो रोक सके, तो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी नहीं दी जाएगी। Then cabinet papers including records of deliberation of council of ministers, secretaries and other officers. So कैबिनेट मीटिंग के साथ रिलेटेड जो पेपर्स हैं जिसमें वहाँ क्या डिस्कशन हुआ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में, सेक्रेटरीज में और अदर ऑफिसर्स में, उनके जो रिकॉर्ड्स हैं, तो दैट ऑल्सो इज इंक्लूडेड हियर, तो वो इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड नहीं की जाएगी। यानी काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन ऐसी है जो प्रोवाइड नहीं की जाएगी। वेल फ्रेंड्स, आज का सेशन आई एम श्योर बहुत यूजफुल आपको रहेगा। आज के सेशन से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आपका हो तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में
टाइप करके बता सकते हैं। कमेंट बॉक्स आपको ऑलवेज अवेलेबल रहता है। इसके अलावा अगर आपकी कोई अदर रिक्वायरमेंट है अदर देन टुडेज लेसन, तो इस ईमेल आईडी के ऊपर हमें आप मैसेज कर सकते हैं। ये फ़ोन नंबर आपको अब यूज़ नहीं करना बिकॉज इट इज़ नॉट इन एग्जिस्टेंस। इन एडिशन एक थर्ड विंडो है हमारी ऐप का मैसेज बॉक्स। सो आप अपना क्वेश्चन, आप अपनी इंफॉर्मेशन ऐप के मैसेज बॉक्स में भी टाइप कर सकते हो एंड हम सूटेबली आपको आंसर करेंगे और आपकी जो हेल्प हो सकती है वो हेल्प आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। आपने हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी पुश करें सो दैट हमारी सारी नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिलती रहे और बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट वीडियो हम आपके साथ शेयर करते हैं आपके से वो मिस ना हो जाए। तो चलिए अब मैं इस ब्रॉडकास्ट को वाइंड अप करता हूं। हम अगले सेशन में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट।